प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम हुक्स के नियम के बारे में बात करेंगे। तो इस नियमानुसार देखिए, हुक्स का नियम कहता है कि अगर कोई भी रस्सी है उसको हम यानी अगर रस्सी है उसकी स्वाभाविक लंबाई या फिर वास्तविक लंबाई एल है। ठीक है, स्वाभाविक लंबाई कहो या वास्तविक लंबाई कहो, अगर इसमें कुछ विस्तार कर दिया जाए, मान लीजिए डोरी में विस्तार कर दिया हमने ए से लेकर के बी तक और ये विस्तार हो गया एक्स, या ये कह दे बी ना कह करके ए से लेकर के पी तक ये विस्तार हो गया ये एक्स। तो देखिए, जैसे ही आपने डोरी जो ओ ए है जिसकी लंबाई एल है को ए पी इज इक्वल टू एक्स दूरी तक खींचा, इस खिंचाव की वजह से एक बल काम करेगा विपरीत दिशा में, इसको तनाव कहते हैं और कैपिटल टी से व्यक्त कर देते हैं टेंशन। अब देखिए, हुक ने जो नियम दिया उसके अनुसार जो तनाव टी है वो समानुपाती होता है विस्तार एक्स और जो स्वाभाविक लंबाई एल है इसके अनुपात के। तो यहाँ से समानुपाती को हटाओगे, इक्वल आएगा एक्स अपॉन एल, कोई कांस्टेंट लैम्डा लेना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ जो लैम्डा है अचर होता है, इसे प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। यही हुक्स का नियम था। तो अब देखिए, किसी विस्तरित प्रत्यास्थ डोरी का तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। अगर हम ये कहें यदि डोरी की स्वाभाविक लंबाई स्मॉल एल है तथा डोरी में विस्तार स्मॉल एक्स है, तब डोरी में जो तनाव बनेगा, डोरी में तनाव टी प्रोपोर्शनल होगा विस्तार एक्स अपॉन स्वाभाविक लंबाई, यानी टी प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इक्वल लाओगे तो कोई कांस्टेंट लैम्डा एक्स अपॉन एल ये रहता है। जहां लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब देखिए, हम यहां बात करेंगे क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी के लिए कण की गति की विवेचना।
ये है एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी समतल मेज के एक बिंदु से बंधा है। एक चिकनी समतल मेज के बिंदु से बंधा है। कण को कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है। यदि कण को कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है तब कण की गति की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। तो देखिए यहां इस कण की गति की जो विवेचना होगी, अब देखिए हम यहां जैसा कि कहा है एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा चिकनी समतल मेज के एक बिंदु से बंधा है। तो मान लीजिए ये मेज का बिंदु O है। अब इसके O बिंदु से एक सिरा बंधा हुआ है। यदि कण को कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है तो देखो दोबारा से सुने, एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा चिकनी समतल मेज के बिंदु से बंधा है और फिर कहा यदि कण को, देखो थोड़ा सा भाग रह गया इसमें, दूसरा ये और है कि जो कण का एक सिरा तो चिकनी समतल मेज के बिंदु O से बंधा है, लेकिन जो दूसरा सिरा है उससे स्मॉल m द्रव्यमान का कण बंधा है। तो यहां रह गया, उसको लिख देते हैं। दूसरे सिरे से एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण बना है, यहां रह गया है, तथा दूसरे सिरे से ये रह गया है, इस जगह इधर लिख रहे हैं, तथा दूसरे सिरे से स्मॉल m द्रव्यमान का कण बना है। ये यहां से रह गया था, उसको लिख दिया है। तो दोबारा सुनिए, एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी समतल मेज के बिंदु से बंधा हुआ है। तो यानी अगर हम ये कहें कोई मेज है, ये एक सिरा यहाँ O बिंदु से बंधा है डोरी का, लेकिन दूसरे सिरे के बारे में कहा है तथा दूसरे सिरे से स्मॉल m द्रव्यमान का कण बंधा है। मान लीजिए दूसरा सिरा यहाँ है, ये सिरा A है, इससे m द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है। फिर कहा यदि कण को कुछ दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाता है, तो अगर हम कण को A से लेकर के B तक और A से लेकर के B तक की जो दूरी है वो है स्मॉल b, यहां से यानी A से लेकर के B तक खींच करके छोड़ा जाता है। जैसे ही हमने B तक A से लेकर के B तक खींचा, ऐसे समझो कोई भी रबर है, OA कोई रबर है,
और इसकी लंबाई है मान लीजिए स्मॉल एल मान लो या ए मान लो, जो भी माने आप, एल मान लो इसको। ओ से लेकर के ए तक की जो लंबाई है एल है। अब इसको थोड़ा सा खींचा जाता है बी तक, और बी तक जो खिंचाव है वो दूरी है बी, यानी विस्तार हो गया बी। अब बी से जैसे ही कण को छोड़ दिया, छोड़ोगे तो किसी समय जैसे ही ये क्या है ओ बिंदु की ओर जाने लगेगा, तो ओ बिंदु की ओर जैसे ही जाएगा तो मान लीजिए कण पी पॉइंट पे पहुंच गया, और पी पॉइंट पे पहुंचा तो ए से पी तक की जो दूरी है वो है एक्स। किसी समय कण कहाँ है, पी पर। तो देखिए आपने यहाँ कुछ बातें बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे ही कण ओ से लेकर के ए दूरी तक रखा हुआ है, यानी ओ ए जो डिस्टेंस है वो स्वाभाविक लेंथ है इसकी डोरी की, अगर स्वाभाविक लंबाई है तो ए बिंदु पर कोई तनाव नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, ए से लेकर के अगर हमने बी तक खींचा, खींचने के बाद कण को छोड़ा और किसी समय पर कण कहाँ गया, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पे आया, तो ये दूरी कितनी मान ली, ए पी एक्स मान ली, तो इस समय जो तनाव होगा टी वह बराबर होगा लैम्डा, विस्तार हो गया एक्स अपॉन में एल, एक्स अपॉन में एल। लेकिन बी पॉइंट पे अगर बात करें तो एक्स की जगह डिस्टेंस क्या होगी बी, यानी बी पॉइंट पे जो तनाव होगा लैम्डा बी अपॉन एल, क्योंकि ये जो विस्तार है वो है बी पॉइंट पर विस्तार स्मॉल बी हो जाएगा, इसीलिए बी पॉइंट पे तो रहेगा तनाव टी इज इक्वल टू लैम्डा बी बाई है। तो देखिए माना मेज पर स्थिर बिंदु ओ है तथा डोरी ओ ए इज इक्वल टू स्मॉल एल है, जिसको ए बी इज इक्वल टू स्मॉल बी दूरी तक खींचकर छोड़ा जाता है, तब किसी समय एपी, किसी समय कण एपी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स दूरी पर है, एपी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स दूरी पर है। अब देखिए कण की गति का समीकरण लिखें या हम तनाव की बात करें, अतः पी पॉइंट पर तनाव बिंदु पी पर डोरी में जो तनाव होगा टी वह लैम्डा एक्स अपॉन एल के इक्वल होगा, जैसा कि हमने यहां बताया था पहले ही। अब देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दें। दूसरा हम बात करें कण की गति का जो समीकरण होगा वह बनेगा, अब कण की गति का जो समीकरण है, देखिए तनाव हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि आपने कण को खींचा है बी की ओर, लेकिन इसके जस्ट विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा जिसको तनाव टी कहोगे, और बल एफ है वो इस दिशा में लगा हुआ है, बल एफ। तो आप लिख सकते हो बल एफ जो होता है वो बराबर होता है एम ए के, यानी बल एफ तो लगा हुआ है इस दिशा में और जो तनाव है वो इसके विपरीत दिशा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं बैलेंस की कंडीशन में उधर जो बल है वो तनाव के बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में है तो माइनस का लेना पड़ेगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो बल एफ इज इक्वल टू होता है वो होता है एम ए, एम तो ये हो गया ए यानी त्वरण, तो ये रहेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू तनाव टी, टी ना लिख के माइनस टी लिखोगे विपरीत डायरेक्शन की वजह से एम, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू तनाव जो टी है वो है लेमडा एक्स अपॉन एल। अब एम से इसे डिवाइड करें, डायग्राम मिट गया है, दोबारा बनाना होगा।
ओ पॉइंट है, इमेज ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस है एल, ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल बी। किसी समय कण पी पॉइंट पर है तो ए से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस थी वो थी एक्स। अब देखिए m से अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन एल एम इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा, इसको म्यू कह दें तो ये बनेगा माइनस का म्यू एक्स, जहाँ म्यू इज इक्वल टू है लैम्डा अपॉन में एल एम। अब देखिए म्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन एल एम, तब आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये देखिए बन जाएगा 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, म्यू की वैल्यू है लैम्डा अपॉन एल एम, एल एम जाएगा ऊपर तो 2 पाई अंडर रूट एल एम अपॉन लैम्डा, ये आवर्तकाल रहेगा। अब देखिए ये जो समीकरण है इसको नंबर 2 डाल दिया जाए तो समीकरण 2 में 2dx अपॉन dt से गुणा करने पर अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवकलन हो जाए। तो देखिए यहां जो m था, आप इस m को लेफ्ट साइड में पहुंचाते हुए राइट साइड में पहुंचाते हुए गुणा करोगे तो ये बनेगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर है, इक्वल में आ रहा है ये माइनस का लैम्डा अपॉन एल एम, माइनस का लैम्डा अपॉन एल एम, एम से डिवाइड किया ना। अब जैसा कि हमने बताया कि गुणा कर रहे हैं हम 2dx अपॉन डी टी से, इधर भी 2dx अपॉन डी टी से, x हो रहा है यहाँ। तो देखिए गुणा करने के बाद ये इतना बन जाएगा। अब जैसा कि देख रहे होंगे आप कि ये अगर इंटीग्रेशन करें इसका तो ये बन जाएगा ऑन इंटीग्रेशन, ये बनेगा dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इक्वल में ये है माइनस का लैम्डा अपॉन एल एम एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। देखिए अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा dx अपॉन डी टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आएगा, dx अपॉन डी टी, फिर dx अपॉन डी टी का करोगे तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये आए इधर माइनस का लैम्डा अपॉन एल एम। देखिए एक्स स्क्वायर का करोगे 2x बनेगा, फिर x का करोगे dx अपॉन डी टी और कांस्टेंट c का 0। तो अब देखो इसी के साथ ये जो इंटीग्रेशन हुआ तो dx अपॉन डी टी एक तरह से वेग है। अब हम यहाँ कुछ कंडीशन लगाएंगे। अगर हम b पॉइंट पे बात करें तो देखिए बिंदु b पर, यानी b जो बिंदु है इस पर चर्चा करें हम तो b पॉइंट पर जो विस्तार x है, x बराबर हो जाएगा b। देखिए AP डिस्टेंस x है, जैसे ही p b पे पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी b, और b पॉइंट पर जैसे ही हमने कण को पकड़ रखा है छोड़ने से पहले स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर, ऐसे लिख सकते हो आप बिंदु b पर t इज इक्वल टू 0 पर, यानी हमने कण को a से लेकर के b तक खींचा है, अभी तक कण को छोड़ा नहीं है। t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं, कण को छोड़ा नहीं है। अब छोड़ा नहीं है तो x डिस्टेंस क्या होगी, x इज इक्वल टू b हो जाएगा, तथा कण को छोड़ा नहीं है तो वेग जो होगा वो 0 रहेगा, वेग v कहो या dx अपॉन dt कहो ये 0 रहेगा। तब ये वैल्यू आप समीकरण नंबर 3 में रखें, समीकरण 3 से। तो देखिए ये जैसे ही आप समीकरण 3 में रखेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt की वैल्यू 0, इक्वल में माइनस लैम्डा अपॉन एल एम, माइनस लैम्डा अपॉन एल एम, और यहाँ जो x है x की वैल्यू है b, तो b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का c की जो वैल्यू निकली ये आ जाएगी 0 इज इक्वल टू, देखिए c की वैल्यू निकालोगे तो c इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा अपॉन एल एम बी स्क्वायर। ये वैल्यू समीकरण 3 में रखें पुनः 3 से, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस का लैम्डा एल एम एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू है ये लैम्डा अपॉन एल एम बी स्क्वायर। तो देखिए ये बना डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एम कॉमन, तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी टी निकाला जाए तो ये आएगा अंडर रूट लैम्डा अपॉन एल एम रूट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसी को डी एक्स अपॉन डी टी को आप बी स्क्वायर कह सकते हो। तो यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसको वेग को वी कहें, वी इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अपॉन एल एम और ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ लिख दो या रूट में ही लिख दो, बात एक ही है, या स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो तो भी एक ही बात है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस लगाएं। तो देखिए अगर हम बात करें जब कण बी से जा रहा है ए की ओर, तो कण बी से जाएगा ए की ओर, ए पे पहुंच जाएगा तो ये जो एक्स डिस्टेंस होगी, या हम ये कह दें कि x की जो वैल्यू होगी, जो ये x डिस्टेंस थी, कण b से लेकर के पहुंचा, मान लो p पे पहुंचा, p से फिर a पे पहुंचा, कहने का मतलब ये है ये जो डिस्टेंस होगी स्मॉल b कहो तो ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इस समय a पॉइंट पर जैसे ही कण पहुंचेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, विस्तार रहेगा नहीं इसमें। तो x 0 रखोगे तो यहां कह सकते हैं हम, अब ए बिंदु पर x इक्वल टू 0, तब वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा लैम्डा अपॉन एल एम बी स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू बनेगा रूट में लैम्डा अपॉन एल एम बी, ये रह जाएगा, ये हो जाएगा वेग। यानी ए पॉइंट पर वेग तो है, ए पॉइंट पे जो निकाला हमने वेग तो है, लेकिन त्वरण की बात करें तो देखिए तथा ए पर त्वरण का डिस्कशन कर रहे हैं हम। देखिए ए पर जो तनाव है वो 0 होगा, ए पर जो तनाव होगा वो 0 होगा, क्योंकि ए पर जो डोरी है उसकी केवल स्वाभाविक लंबाई रहेगी, इसीलिए ए पर जो तनाव होगा वो 0 हो जाएगा। और अभी अभी हमने एक समीकरण की बात की थी जो स्टार्टिंग में लिखा था, कण की गति का समीकरण, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी, यानी ये समीकरण लिखा था हमने एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी। तो देखिए जो तनाव टी है, तनाव टी है वो 0 लिखोगे यहाँ तो ये बन जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m को 0 में निकाल देंगे, जैसे ही m 0 में निकलेगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन, यानी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m को जैसे ही 0 में निकाल दोगे तो ये आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी त्वरण बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ए पॉइंट है उस पर कण का जो त्वरण है, यानी ए बिंदु पर त्वरण तो 0 है लेकिन वेग नहीं है, बहुत सॉरी वेग 0 नहीं है, ए बिंदु पर कण का त्वरण तो 0 है किंतु वेग 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कण है वह गति करेगा, जैसा कि हमने कहा ए पर त्वरण 0 है लेकिन वेग 0 नहीं है। अगर वेग 0 नहीं है तो कण क्या है, बी पॉइंट से ए की ओर आया तो ए, अब यहाँ ए पे 0 ना होने की वजह से वेग कण पुनः ओ की ओर चलेगा। तो हम ओ पॉइंट पे जिक्र करें, ओ पॉइंट पे देखिए स्वाभाविक लंबाई कितनी एल है, या ओ पॉइंट पे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कण का ए पॉइंट पर वेग है तो उस वेग की वजह से कण उस ए से लेकर के ओ तक स्वतंत्रता पूर्वक जाएगा और फिर ये इसके जस्ट विपरीत दिशा में जाने लगेगा। तो हम विपरीत दिशा की बात करें तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ए पर कण का वेग तो है किंतु त्वरण 0 है, या किंतु त्वरण 0 है, अतः इस वेग के कारण
कण ओ के बाईं ओर, जो बिंदु ओ है उसके बाईं ओर विस्तार, बाईं ओर गति करेगा। लेकिन देखिए ओ के बाईं ओर तो गति करेगा, लेकिन कहां तक करेगा, इसका जो वेग है, तो देखिए एल दूरी है, स्वाभाविक लंबाई है, यहां से जैसे ही छोड़ा कण को तो एल दूरी यहां ओ तक चलेगा, ओ तक चलने के बाद में ये इसके विपरीत दिशा में आएगा। मान लीजिए यहां तक आ गया, इस पॉइंट को ए डैश कह दें, तो ए डैश तक तो क्या है, ये स्वतंत्रता पूर्वक आएगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस इधर होगी रस्सी की, वह रस्सी इधर वाली जो रस्सी है वो इधर मूव कर जाएगी। तो ये ए डैश दूरी जो है एल ही होगी ये डिस्टेंस, इसीलिए यहां तक तो स्वतंत्रता पूर्वक चलेगा। लेकिन जैसे ही इससे आगे चलने लगेगा कुछ दूरी, तो आगे जैसे ही चलेगा ये, तो क्या है कि डोरी में विस्तार होना शुरू हो जाएगा। उस विस्तार की वजह से या उस खिंचाव की वजह से डोरी का जो वेग है वो कम होगा। कम होने की वजह से यह कितनी दूरी पर जाकर के रुकेगा, इसकी बात करें तो देखिए यह जो दूरी होगी वो बी दूरी ही होगी, क्योंकि हमने अभी आपको एक समीकरण निकाला था और वो समीकरण था वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, या म्यू कहो, या एक फॉर्म थी लैम्डा अपॉन एल एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लैम्डा अपॉन एल एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में जो रिजल्ट निकाला था। तो देखिए अगर हम ये कहें ओ से, यानी ए से कितनी दूरी पर जाए, यानी एक्स जो विस्तार होगा, यहाँ जो एक्स विस्तार हुआ था इस दिशा में, यानी एपी जो एक्स था वैसे ही सेम एपी यहाँ भी होगा, यानी यहाँ ए पी ना कह के ए डैश पी डैश कह सकते हो आप, ए डैश पी डैश कह सकते हो। यहाँ देखिए दूसरा डायग्राम बना देते हैं। यानी जो कण है ओ पॉइंट पर है, ओ से लेकर के ए तक स्वाभाविक लंबाई है। जैसे ही कण को ये दूरी तो एल मानी और कण को ए से लेकर के और बी बिंदु तक खींचा, जो कि डिस्टेंस है स्मॉल बी, खींच करके छोड़ा तो इसकी ए से लेकर के किसी समय पी पर जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एक्स है। अब देखिए हम जो चर्चा कर रहे थे, कण का ए पॉइंट पर वेग है, उस वेग की वजह से कण क्या है, ओ के विपरीत दिशा में आएगा, और विपरीत दिशा में इतना आएगा, पहले तो ए डैश तक आएगा, ए डैश तक, क्योंकि देखो हम ए से छोड़ें तो जो स्वाभाविक लंबाई एल इधर है दाईं तरफ, वही दूरी बाईं तरफ आ जाएगी, तो ये तो रहेगी एल दूरी। लेकिन अब उस वेग की वजह से ही ए से ए डैश तक तो स्वतंत्रता पूर्वक आया कण, लेकिन उस वेग की वजह से जो ए बिंदु पर कण का वेग था, उस वेग के कारण कण पुनः ए डैश से बी डैश की ओर आएगा। अब बी डैश की ओर आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी दूरी तक आएगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए कण उतनी दूरी तक आएगा जब तक कि वेग जीरो ना हो जाए। अब वेग जीरो कब होगा, वेग जीरो तभी होगा जब एक्स की जगह स्मॉल बी लिख दें, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो यानी एक्स की जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पी डैश ये एक्स माने, तो अब ये जो x का जो विस्तार है वह v डैश तक कितना होना चाहिए, स्मॉल v के बराबर ही होना चाहिए, तभी ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर करोगे, यानी जो x डिस्टेंस है वो v रखोगे यहाँ इस फॉर्मूले में, तो ये देखिए v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये v जो वेलोसिटी है वो जीरो तभी होगी जब कण a डैश से v डैश तक स्मॉल v डिस्टेंस कवर करे। तो हम ये कह सकते हैं, अतः इस वेग के कारण कण ओ के बाईं ओर गति करेगा तथा ओ ए डैश इज इक्वल टू एल से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू स्मॉल बी दूरी तक कण का वेग पुनः शून्य हो जाएगा। अब देखिए बी डैश पे कण का वेग तो शून्य हो जाएगा, लेकिन ओ की ओर जो तनाव है वो कार्य करेगा, उस तनाव की वजह से कण पुनः ओ की ओर जाएगा, फिर यहां से कण बी की ओर चलेगा,
तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कण पुनः बी डैश से बी की ओर गति करता है, अतः यह गति अतः इस गति की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए यह गति क्या है? सरल आवर्त गति है। तो देखिए आपने यहां जो बी लिया था इसको आप माइनस बी कह सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में, जो कि सरल आवर्त गति का समीकरण होता है, या हम ये कह सकते हैं जो कि कण की गति सरल आवर्त गति होती है। इस प्रकार कण की गति सरल आवर्त गति होती है। अब देखिए यहां हम गति के बारे में बात करें तो यहां 6 प्रकार की गति होती है। तो ये कह सकते हैं, देखिए इस प्रकार से कण की गति 6 प्रकार की होती है। यानी कण क्या है? देखिए 6 प्रकार से इस तरह से चलेगा कि एक तो कण की गति होगी बी से ए की ओर, और ये गति रहेगी सरल आवर्त गति। देखिए कण की जो गति होगी वो बी से ए तक होगी, क्योंकि यहाँ तनाव होगा, डोरी में विस्तार होगा, उसके कारण गति हो रही है। तो ये तो रहेगी यहाँ से यहाँ तक सरल आवर्त गति। दूसरा ए से लेकर के ओ तक आएगी, ओ तक आएगा कण, तो ये एक समान गति रहेगी। फिर ओ से लेकर के ए डैश तक आएगा तो भी एक समान गति होगी। ये एक समान गति इसीलिए यहाँ कोई विस्तार नहीं है डोरी में, ये स्वाभाविक लंबाई है। अब देखो एक गति तो यहां से हो गई बी से ए तक, दूसरी हो गई ए से ए डैश तक एक समान गति। पहले ए से ए डैश तक सीधे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ए से ओ तक, फिर ओ से ए डैश तक। इसके बाद दो गति हो गई ना, एक तो बी से ए तक, दूसरी हो गई ए से ए डैश तक। फिर तीसरा ए डैश से बी डैश तक एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति होगी। फिर इसके बाद बी डैश से ए डैश तक सरल आवर्त गति होगी। तो देखो एक तो बी से ए तक हो गई, दूसरी हो गई ए से ए डैश तक 2 हो गई, फिर ए डैश से बी डैश तक 3 हो गई, फिर बी डैश से ए डैश तक 4 हो गई, फिर ए डैश से ए तक आएंगे तो 5 हो जाएगी, फिर ए से बी तक जाएंगे तो 6। इस प्रकार से 6 प्रकार की गति होंगी, इनको हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए 6 प्रकार की जो गति है वो है बी से ए तक एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड है ए से ओ तक तथा ओ से ए डैश तक। ये जो गति होगी एक समान वेग होगी, एक समान वेग से गति। एक समान वेग से। तीसरा देखिए ए डैश से बी डैश तक एसएचएम, ए डैश से बी डैश तक एसएचएम। चौथा है बी डैश से ए डैश तक एसएचएम। पांचवा रहेगा पहले तो ए डैश से
यानी जो पांचवा पॉइंट है, पहले ए डैश से ओ तक एक समान वेग वाली, फिर ओ से ए तक, ए डैश से ओ तक तथा ओ से ए तक एक समान वेग वाली गति। फिर देखिए छठवें नंबर की जो गति होगी वो रहेगी ए से बी तक एसएचएम। अब देखिए इस प्रकार से कण जब बी से बी डैश तक तथा बी डैश से बी तक जो पूर्ण दोलन करता है वह दोलन काल निकालें। इस प्रकार बी से बी डैश तथा बी डैश से बी तक का पूर्ण दोलन काल ये जो बनेगा वो रहेगा, देखिए सरल आवर्तकाल का पूर्ण आवर्तकाल, यानी हम ये कहें एसएचएम का पूर्ण आवर्तकाल प्लस, हम कहने का मतलब दिया है, देखिए ए से बी तक और फिर बी से ए तक दो गति तो यहां हो रही थी, फिर ए डैश से बी डैश तक और बी डैश से ए डैश तक दो गति यहां हो रही थी, तो ये एसएचएम की गति हो गई दो जगह। तो इसका पूर्ण आवर्तकाल जोड़ा जाएगा जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं 2 पाई अंडर रूट LM अपॉन में बी करते हुए। तो इसके बारे में हम लैम्डा था, बी नहीं था यहाँ, इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए ये तो हो गया पूर्ण एसएचएम का पूर्ण आवर्तकाल, लिख सकते हो आप इसको, ये देखिए 2 पाई अंडर रूट LM अपॉन में लैम्डा। लेकिन देखिए यहाँ ए से ए डैश, देखिए यहाँ ए से ओ तक, फिर ओ से ए डैश तक, इसके बाद ए डैश से ओ और ओ से ए, चार प्रकार से एक समान गति हो रही थी, यानी 4 बार हुई है एक समान गति। तो हम इसको लिख सकते हैं समान, यानी 4L जो डिस्टेंस है, कितनी 4L, 1 2 फिर वापस जाएंगे तो 3 फिर 4, तो 4 बार हुई ना ये, तो हम क्या 4 बार लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कितनी डिस्टेंस कवर की 4 बार, तो 4L दूरी तय की। 4L लंबाई को 4L लंबाई की एक समान गति, एक समान गति ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहां 4L डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो समय लगा तो उसकी बात करेंगे, तो समय होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि हम आवर्तकाल निकाल रहे हैं यानी समय निकाल रहे हैं, काल यानी समय। तो देखिए 4L डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा उसकी बात करें तो ये रहेगा 4, तो ये आ गया, और समय होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए L डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक L की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम 4L कह सकते हो, तो हम 4 से गुणा कर दिया ना, तो L अपॉन में, और दूसरा यहां जो दूरी लिख दी, हमें समय चाहिए, तो देखिए जो समय होता है उसका जो फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो इसकी जो चाल की बात की थी हमने, वेग v की चर्चा कर चुके हम, तो वेग v निकाल चुके हम, और वेग v था याद हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा अपॉन LM इंटू बी स्मॉल बी, ये वेग v था। ओ से लेकर के ए तक डिस्टेंस कवर करने में ए पॉइंट पे वेग निकला था, ये पहले भी बता चुके हैं हम, इसको कोई नंबर नहीं डाला था। तो ये था वेग, ये है अंडर रूट में लैम्डा अपॉन में LM इंटू बी रूट से बाहर है। अब देखिए इसी के साथ में अगर हम यहां से कुछ कॉमन वगैरह लें तो इसे लिख सकते हो इज इक्वल टू L अपॉन बी रहेगा, तो ये आएगा यहां से 2 पाई अंडर रूट LM अपॉन लैम्डा प्लस का यहाँ LM अपॉन लैम्डा, ये ऊपर जाएगा LM अपॉन लैम्डा 4 है, और ये L है अपॉन में B है, यहाँ से कॉमन लीजिए 2 कॉमन,
तो ये बचा पाई प्लस यहाँ से रूट में एल एम अपॉन लेमडा भी कॉमन, तो देखिए 2 पाई, 2 तो कॉमन है ही, पाई बचा प्लस यहाँ से 2 कॉमन तो 2 और बचा एल अपॉन बी रहेगा, एल अपॉन बी। अब देखिए इसमें विशेष कंडीशन की बात करें, अगर विशेष कंडीशन ये है, ये जो बी डिस्टेंस है वो एल के इक्वल हो जाए, तब आवर्तकाल जो बनेगा t इज इक्वल टू, ये आएगा b की जगह l लिख दो या l की जगह b लिख दो, ये कट जाएगा, पाई प्लस 2 बनेगा। t इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 अंडर रूट एल एम अपॉन लेमडा, ये रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा।